जय हिंद दोस्तों दिल्ली के ब्लास्ट का अपडेट्स तो आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं। और एक और इको स्पोर्ट जो गाड़ी थी वो अभी कुछ टाइम पहले ही पुलिस ने ढूंढ निकाली है। अरेस्ट्स हो रहे हैं, नए नए इंफॉर्मेशंस आ रही हैं इसके ऊपर, ये सारा तो चल ही रहा है। पर हमें एज अ सोसाइटी अब ये देखना है कि ये सिनारियो जो है, जो प्रिवेल कर रहा है, ये हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले हम उसको एक बार थोड़ा सा प्रोब करते हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे लिए ये है कि जो टेरर मशीनरी है, वो टेरर मशीनरी अपने पर फैला रही है और वो बढ़ती जा रही है। वो कभी पहलगाम के रूप में आती है सामने, कभी उरी के रूप में आती है, और अब ये जो दिल्ली में हुआ है ये एक नए रूप में सामने आई है। इसमें जो इन्वॉल्व थे लोग वो कोई पाकिस्तानी नहीं थे, वो हमारे भारत के ही लोग थे। तो एक तो यह है कि टेरर मशीनरी नंबर 1 ये और बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये भी मैसेज बहुत क्लियर है, जो मैं बार बार दोहराता रहा हूँ और मैं दोहराता रहूँगा, कि पाकिस्तान ने 1971 के बाद एक पॉलिसी जो उनके उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे भुट्टो, उन्होंने बनाई थी 1000 ईयर वॉर्स विद इंडिया, जिसको उनकी मिलिट्री ने एज अ मिलिट्री डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। और अब आप देख लीजिए इतिहास पिछले 25-30 सालों का, तो देख ही लीजिए कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स वाली जो डॉक्ट्रिन है ISI की, वो जारी है। तो जब तक पाकिस्तान में आर्मी का राज है ये डॉक्ट्रिन ऐसे ही चलेगी, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जो लोग अमन की आशा का संदेश लेके बैठे हुए हैं या जिनको कोई होप है, मेरे ख्याल से उनकी अपनी दुनिया है। पर जो बाकी हमारा देश है उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये नहीं बदल सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा टेरर फैलाने के लिए भारत में ISI को, पाकिस्तान को बहुत इजीली लोकल सपोर्ट अवेलेबल है। क्योंकि जो लोग गजवा हिंद की बात करते हैं, जो लोग भारत में इस्लाम राज की बात करते हैं, वैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। आपको गली गली कुचे कुचे में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको भारत में इस्लाम राज चाहिए, जिनको शरिया लॉ चाहिए, और ये सब चीज़ें जो हैं, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को इन सब चीज़ों में शक है वो अपने बुलावे में रह रहे हैं। ये है सिनारियो। अब हम इस सिनारियो के ऊपर जो है हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, एक्सटर्नली इंटरनली। एक बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, क्या इस टाइप की जो पनिशिंग एक्ट हैं वो काफ़ी हैं? नहीं, दिख रहा है वो नाकाब, वो काफ़ी नहीं है, ये दिख रहा है साफ साफ। वो जब कोई, क्योंकि पाकिस्तान में इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान की मिलिट्री को और वहाँ के पॉलिटिशियंस को, कि आप मार दें वहाँ पर 10-20-50 लोग, वो तो खुद ही आपस में ही लड़वाते रहते हैं, एक जिरगे को दूसरे जिरगे से। सिया सुन्नी जो यहाँ से मुसलमान गए थे 1947 में, उनकी क्या हालत है, तो वो तो वहाँ पर आम बात है, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको इजराइल से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हालांकि इजराइल की जो पूरी पृष्ठभूमि है, अगर आप उनको देखें, उनका जो वॉर डोमेन है, उसमें इजराइल हमारी तरह वल्नरेबल नहीं है। इजराइल में कम से कम अंदर से वो सपोर्ट नहीं है टेरर को, हमास के टेरर को, जो भारत में सपोर्ट अवेलेबल है। अगर ISI भारत की यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सबको पेनिट्रेट कर सकती है, तो ये हमारे लिए जिन लोगों की अभी भी आंखें बंद हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हर कोने में है और उनको एक्सप्लॉइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी
जिसमें आपको पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गिराने के लिए एक मल्टी प्रोंग पॉलिसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल पॉलिसी। एक ऑपरेशन से काम नहीं चलने वाला है, एक दो ऑपरेशन कर दिए और उसके बाद जो है आप सोचेंगे कि वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नए नए तरीके हैं, मैं 1000 तरीके बैठ के बता सकता हूँ कि किन किन तरीक़ों से पाकिस्तान हमारे को प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, यहाँ पर टेरर क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि अभी ये जो हुआ दिल्ली वाला ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है, तो ऐसे 1000 तरीके हैं। हमारे को सबसे पहले जो है पाकिस्तान को कम्प्लीटली एक आप 100 साल की 50 साल की पॉलिसी बनाइए, डॉक्ट्रिन बनाइए कि पाकिस्तान को आपने कैसे इंगेज करके रखना है। और वो कहते हैं कि इससे पहले दुश्मन आपको स्ट्राइक करे, आप उसको प्रेम्प्ट कीजिए और दुश्मन की जड़ों में स्ट्राइक कीजिए। ये जो बहुत ज़रूरी है। हम एक रिएक्टिव नेशन है अभी भी, तो वो काम नहीं देने वाला है। तो ये हो गई एक्सटर्नली आपको ऑफेंसिवली कैसे डील करना है। आप बिजनेसेस टारगेट कीजिए, आप फाइनेंसेस टारगेट कीजिए, आप जो टेरर का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट कीजिए। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक रात दो रात का काम है, ये लंबा काम है, पर आप इसकी शुरुआत कीजिए और इसको कंसिस्टेंटली कीजिए। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पर अगर एक और अटैक हुआ तो उसको हम वार समझेंगे और उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं भी, आप एक अटैक का वेट मत कीजिए, आप अपनी पॉलिसी बनाइए, व्हाट इज़ योर ऑफेंसिव पॉलिसी, और उस पॉलिसी को अमल में लेके आइए। आपके पास वेयर विदॉल है, आपकी फोर्सेस ट्रेंड हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी आपके पास में है, सब कुछ है आपके पास। आप उनको सुटेबली इम्प्लॉय कीजिए, डिप्लॉय कीजिए। ये हमारे देश में जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये काम कैसे होना है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। इंटरनली अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ टाइम पहले लाल किले से सुदर्शन चक्र की बात की थी। मैं एक तो पहली बात है, मैं तारीफ करूंगा, ये दिल्ली जो ब्लास्ट था, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, उसको अवॉइड किया गया। परंतु अभी भी हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है, इंटेलिजेंस ग्रिड है, उसमें लूप होल्स है। हमारे पास टाइमली जानकारी नहीं है। ये जो एक्सप्लोजिव जो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है, ये एक रात में दो रात में इकट्ठा नहीं हुआ है, ये कई महीनों में हो सकता है, कई सालों में भी धीरे धीरे इकट्ठा हुआ हो, साल दो साल में। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वो जो डॉक्टर शाहीन है जो इनकी किंग पिन है, वो तो पता लग रहा है कि वो कह रही है खुद की वो पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रही है इसको। हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है। तो इंटरनली जो अपना सिक्योरिटी ग्रिड है, इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसको थोड़ा सा अलर्ट कीजिए और ज़्यादा। इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। भारत में ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करना आइडियोलॉजिकली और उनका यूज़ करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जो ब्रेन वॉश लोग हैं, जो सबसे पहले अपने धर्म को रखने वाले लोग हैं, उन लोगों की कमी नहीं है। उनके लिए नेशनलिटी मायने नहीं रखती है, उनके लिए राष्ट्रवाद मायने नहीं रखता है, उनके लिए समाज मायने नहीं रखता है, उनके लिए डाइवर्सिटी मायने नहीं रखती है। उनके लिए मायने रखता है तो सिर्फ एक, वो है अपना धर्म। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आपने देख लिया, ये पढ़े लिखे डॉक्टर थे, इनमें से 2-3 जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो हमारे को ये जो अपना सिक्योरिटी ग्रिड है, इसको और ज़्यादा अलर्ट अजाइल करना पड़ेगा। हम अगेन इसराइल के सिस्टम से काफ़ी कुछ इसके बारे में सीख सकते हैं, और हम उनसे ना सीखें, हम खुद भी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा एक जो मैं कहूँगा कि एक लॉजिकल पैरामीटर्स और एसओपीज वगैरह बनाएं, तो हम काफ़ी कुछ खुद भी कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आएँ मॉनिटरिंग में, रेगुलर मॉनिटरिंग में, जहाँ पर ये चीज़ें पनप सकती हैं, ऐसे एरियाज़ को और ऐसी सोसाइटीज़ को, इनको लेके आए आप रेगुलर मॉनिटरिंग में। आप इसके ऊपर कोई भी कोताही नहीं बरत सकते हैं, कैजुअल नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। जब आप कैजुअल होंगे तब फिर ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में लोगों को ब्रेन वॉश करना और आइडियोलॉजिकली फैनेटिक बनाना अब ऐसा कोई नहीं। और ख़ासकर जब सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन किससे कहाँ कनेक्ट है,
तो इसका कोई पता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज ए सोसाइटी हमें भी काफ़ी कुछ अपने आप को लर्न कराने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आप देखिए कि ये सारा जो है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, वैसे एग्जांपल बहुत हैं पर इसी एग्जांपल ले लें कि ये सारा एमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया, कहाँ स्मगल हुआ, लोगों ने सपोर्ट किया, कमरा रेंट पे लेके रखा उसने, किसी ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, किसी ने खबर नहीं दी, किसी ने कहीं पर कोई रिपोर्ट नहीं की कि देखिए ये क्या है और क्या हो रहा है। तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि जब तक जो है मुसीबत हमारे घर में नहीं घुसती है तब तक हमें कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुसीबत अब आपके दरवाजे के ऊपर नहीं है, आपके घर के अंदर घुस चुकी है। अगर आप अब भी नहीं जागेंगे, इस इंसिडेंट के बाद नहीं जागेंगे, तो मेरे ख्याल से तो फिर जो है हम सफ़र ही करते रहेंगे, उसका कोई और इलाज नहीं है। तो एज अ सोसाइटी ऑल्सो आप जो जो अपना सिक्योरिटी अपरेटस है उसमें समाज का, हमारे जैसे लोगों का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि हम घूमते हैं, देखते हैं, चारों तरफ जाते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंटेलिजेंस एजेंट का रोल प्ले करें, बट आप एक अवेयर सिटीजन का रोल प्ले कर सकते हैं और उससे भी बहुत हम इसको अपने देश को और अपने समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। अब आप देखिए, 2 गाड़ियाँ निकली, एक गुम हुई, वो अभी मिली है। एक गाड़ी जो है वो उसमें उसने एमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव रखे, सारा दिन वो घूमता रहा सुबह से, ओके, बट हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो हमें भी इसमें एक रोल प्ले करना पड़ेगा। आप देखिए इजराइल का एग्जांपल ले लीजिए, अब दोबारा से 1 करोड़ भी उनकी पॉपुलेशन नहीं है और कितनी मैं कहूँगा कि सिक्योर और प्रबल सोसाइटी है। हमको उनसे सीख लेनी चाहिए एज सोसाइटी, और हमें भी अपना रोल इसमें अदा करना चाहिए। ओवरऑल जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो ये है कि टेररिज्म नए नए रूप में, नए नए तरीक़ों से उभर कर सामने आएगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। हमारी सोसाइटी वल्नरेबल है। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं, कमी नहीं है ऐसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों के भी, जिनको आप देखिए अलकायदा के जो टॉप 2-3 लोग जो थे वो सब इंजीनियर साइंटिस्ट थे, पढ़े लिखे थे। अल जवाहिरी जो है वो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट था, उसामा इंजीनियर था। तो पढ़ाई लिखाई से इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे, आप देखते रहिए मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको दिखता रहेगा। कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें इसके लिए डिफरेंट, अलग तरीके से तैयार होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम अभी इसको हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट नहीं है। आगे भी हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी, सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा, और देखते रहेंगे कि हम आगे इसके ऊपर और कैसे डेवलपमेंट होती है और कैसे हम इसको और हैंडल करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।